नमस्कार, मैं रवि फौजदार आप सभी का टर्मिनल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कृषि प्रबंधन टॉपिक। तो कृषि प्रबंधन में क्या है कि जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फसल कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, आप सभी को पता है। कौन सी होती हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल के अंतर्गत आपको पता ही है क्या क्या आता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। और ये कब से कब तक है? अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है ये, ठीक है। दूसरा है खरीफ की फसल, ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि फसलें आती हैं। ये कब से कब तक होता है? इसका जो टाइम होता है जून से सितंबर तक के मध्य में। जायद की फसल पे आ जाइए। जायद की फसल में क्या क्या होता है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? टाइम होता है वो कितना होता है? मार्च से जून के मध्य में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसानों द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। खेती के निम्नलिखित मुख्य चरण होते हैं। कौन से होते हैं आपको पता है? मिट्टी तैयार करना, बुवाई करना, खाद्य उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, अनाज का भंडारण करना आदि। अब देखो इनके सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा प्रकार है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी में क्या होता है? में हल चलाने के लिए निम्नलिखित अलग अलग साधन हो सकते हैं। पहला कौन सा होता है? पशुओं द्वारा यानी पारंपरिक तरीका। और दूसरा कौन सा होता है? ट्रैक्टर द्वारा। अब खेत में फसल की बुवाई से पहले हल क्यों चलाते हैं? फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। वह खेतों में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली कर देता है और पोली मिट्टी के नए लाभ होते हैं। बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है? अंकुरण जो है सरलता से हो जाता है। दूसरा, नए पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। तीसरा, नए पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों, केंचुओं की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से यह समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। अब हमने ये क्या पढ़ा कि मिट्टी को पोली करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप मिट्टी को उलट पलट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद ये हमारा नोट है एक कि मिट्टी में हल चलाकर उलट पलट पोला बनाना ही क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। अब बुवाई करना, दूसरा पॉइंट था हमारा, क्या था? बुवाई करना। किसान खेत की जुताई करने के बाद खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुवाई का कार्य करता है, ठीक। अगला तीसरा पॉइंट सी क्या है? खाद एवं उर्वरक देना। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद्य और उर्वरक दिए जाते हैं। चौथा है डी, सिंचाई करना। सिंचाई से फसल को लाभ। क्या क्या होते हैं सिंचाई से फसल को लाभ? वो पढ़ते हैं हम कि बीज के अंकुरण के लिए सिंचाई आवश्यक होती है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु पत्तियों को जल की आपूर्ति करने के लिए सिंचाई आवश्यक होती है। जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। पौधे के अगला पॉइंट क्या है? पौधे के वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सिंचाई हेतु जल के स्रोत हैं। कौन से? नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहर, बांध। सिंचाई के साधन 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता है दोस्तों सिंचाई के साधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पारंपरिक साधन जैसे कि अपने पुराने टाइम पर चलते थे, क्या थे? चड़स, नलकूप, ढेकली, विद्युत पंप, रहट, डीजल पंप, मोट आदि। अब सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी होती है? देखो, छिड़काव या छिड़क कर ऊपर से असमतल भूमि के लिए होती है क्या? छिड़काव विधि। और ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई जड़ों में असमतल भूमि, ये समतल भूमि के लिए होती है। ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद जो होती है, बूंद बूंद सिंचाई क्या होती है? समतल भूमि के लिए होती है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों पारंपरिक साधन कौन से होते हैं अपने? चरस, ढेकली, रहट, मोट। पारंपरिक साधन कौन से दोस्तों अपने? चरस, ढेकली, रहट, मोट। सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है? आपको पता है एक तो छिड़काव विधि या छिड़क कर ऊपर से पानी जो छिड़कते हैं, वो किसके लिए किया जाता है? असमतल भूमि यानी असमतल भूमि पर जो पादप होते हैं उनके लिए पानी पहुंचाने के लिए हम छिड़काव या छिड़क कर पानी पहुंचाते हैं। दूसरा है ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद। ड्रिप से आपको पता है, बूंद बूंद पता चल रहा है आपको। सिंचाई जड़ों में जाता है सीधा और समतल भूमि के लिए लाभकारी होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि निम्न में से समतल भूमि के लिए जो सिंचाई विधि है वो लाभकारी कौन सी है? ड्रिप तंत्र या छिड़काव? तो आपको पता है ड्रिप तंत्र समतल भूमि के लिए, ठीक है। अगला है फसल की सुरक्षा करना। अब फसल की सुरक्षा
अब क्या है, फसली सुरक्षा में हम कई विधियां अपनाते हैं, जैसे कि फसल से खरपतवार को हटाते हैं और उसमें बहुत सारे खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं। छठवां पॉइंट क्या है अपना, 6 पॉइंट है अपना, फसल काटना। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। अधिकांश किसान आजकल जो है आपको पता है हार्वेस्टर मशीन को फसल कटाई हेतु उपयोग में लेता है, हार्वेस्टर मशीन। दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि फसल की कटाई के बाद में उसकी नमी दूर करने के लिए कुछ दिन इसे सुखाते हैं। इसके बाद में बीज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन मशीन या थ्रेसर से फटकने का कार्य करते हैं। कंबाइन मशीन आप लोगों ने देखी होगी, बहुत बड़ी होती है, तो उससे भी करते हैं बहुत से किसान जो होते हैं। अगला है अनाज का, 7वां पॉइंट क्या अपना, अनाज का भंडारण। आप इन 7 पॉइंटों को याद रखना। इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि निम्न में से फसल की जो मतलब क्रम नहीं है, ये भी कर सकता है। 3 पॉइंट इसमें से रख देगा, चौथा पॉइंट अलग कर देगा। तो इस हिसाब से इनका क्रम भी याद रखना, थोड़ा सा क्रम भी पूछ सकता है आप लोगों से। अगला है फसल और पर्यावरण, मतलब फसल और पर्यावरण से मतलब फसल का जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे आसपास का पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है कि हमें स्वयं एवं आसपास की स्वच्छता रखनी चाहिए। हरियाली से वायुमंडल शुद्ध रहता है, इसलिए इसमें फसल को सीधे प्रभावित करते हैं, जो इस प्रकार हैं। परिवेश में फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। दूसरा, पर्यावरण की आर्द्रता बनाए रखने में सहायक होती है। क्या होती है पर्यावरण की, फसलें जो होती हैं क्या होती हैं, पर्यावरण की आर्द्रता बनाए रखने में सहायक होती हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, कि यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित एवं संतुलित बनाए रखने में उपयोगी होती है। अगला क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, आसपास के वातावरण का तापमान भी नियंत्रित रखती है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, आंधी तूफान एवं बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को बचाती हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण कम करती हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जंतुओं को जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये हमारे यहाँ पर मैंने क्या है, इनको आपके लिए आरबीएससी में से जो अपनी सेलेक्टेड लाइन है ना कृषि प्रबंधन की, उनको मैंने अपने हाथों से टाइप करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब इसके बाद में जो एक अगला पीडीएफ और है इसमें कुछ कि जैसे कि अगला जो चीज़ है वो क्या है, वो आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ, जैसे कि ये यहाँ से देखो। अब जैसे ये है कि इसमें जो लास्ट में जो टॉपिक का जो सार होता है वो क्या है, जैसे कि बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पादप जब एक क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें आपको बताई थी मैंने आपको, कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। कृषि पद्धतियाँ या खेती के चरण विभिन्न हैं, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, बुवाई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, थ्रेसिंग, अनाज का भंडारण करना। खरपतवार फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो फसल को अनावश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं पहुँचने देते हैं, क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। मतलब ये ऐसे पौधे जो होते हैं जो फसल तक जो आवश्यक पोषक तत्व उनको नहीं पहुंचने देते हैं, उनको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। बस अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि गेहूं क्या है, एक रबी की फसल है, आपको बताइए। सिंचाई का आधुनिक साधन क्या होता है, विद्युत पंप है, आपको बताइए। आओ अब इसको देखते हैं दोस्तों, जैसे कि खाद व उर्वरक। जिस प्रकार मनुष्य के विकास, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता, उसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए आपको पता ही है दोस्तों पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी, मृदा से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए 16 पदार्थ आवश्यक होते हैं। ध्यान रखना, पौधे के लिए कितने पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं, 16। अब वायु से क्या करते हैं ये, कार्बन, ऑक्सीजन, और पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और शेष जो 13 पदार्थ होते हैं ना वो मृदा से प्राप्त करते हैं। 3 तो कहाँ से प्राप्त कर लेंगे, वायु से और जल से, ठीक है। 13 पोषक तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से। जैसे कि 13 पोषक में से जो 6 पोषक तत्व होते हैं ना, उनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में चाहिए इसको, इन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं। जैसे 13 में से जो 6 पोषक तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, बृहद पोषक या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। शेष 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो 6 को क्या कहते हैं, बृहद पोषक तत्व, और 7 को क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। आगे जाओ। अब देखो आपको पता है वायु से क्या क्या प्राप्त करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो मृदा से जो बृहद पोषक तत्व होते हैं इनके कौन से होते हैं, एक तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। याद रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बृहद पोषक तत्व नहीं हैं।
तो बृहद पोषक तत्व कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, NPK ऐसे करके याद रख रखा है मैंने, तो जैसे कि NPK यानी नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और पोटेशियम बना दो, K से कैल्शियम बना दो, अब मैग्नीशियम और सल्फर बना दो आगे आप जो भी है। ठीक है, अब एक देखो इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। अब इसके लिए जो हमने ट्रिक बनाई है वो क्या है? आम का बीज काम का, आ से आयरन, माँ से मैंगनीज, का से कॉपर, बा से बोरॉन, जा से जिंक, का से क्लोरीन, माँ से मॉलिब्डेनम, का से क्लोरीन। इस तरह से आपको याद रखनी, आम का बीज काम का। अब देखो सूक्ष्म, अब सूक्ष्म में क्या है? आम का बीज काम का, आम से आप बना सकते हो इन चीज़ों को। अब देखो आपको पता है खाद क्या होते हैं? खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखना। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के मृत भागों के अपघटन से तैयार किया जाता है। ठीक है, खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। खाद के बनाने से हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। खाद को बनाने में किसका यूज़ करते हैं बच्चों? जैविक कचरे का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में बांटा गया। आपको पता है कंपोस्ट या बर्मी क्या होता है? कंपोस्ट यानी कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जी के छिलके, कचरा, घरेलू कचरा, खरपतवार आदि को गड्ढे में डालते हैं। इन कृषि अपशिष्ट व पशु अपशिष्ट का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। यह अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। वर्मी कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधे तथा पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निम्नीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट या वर्मी जो खाद कंपोस्ट या वर्मी जो है उसको बनाने में किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है बच्चों? दोस्तों केंचुए का। अगला है देखो हरी खाद। अब हरी खाद में क्या होता है आपको पता ही है, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ फलीदार सिम्बी पौधे जैसे पटसन, मूंग तथा ग्वार आदि उगा देते हैं। आपको पता ही है हरी खाद पटसन, मूंग और ग्वार। तो उचित बढ़वार के पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये पौधे क्या है? हरी खाद का परिवर्तित हो जाते हैं और मृदा को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की आपूर्ति करते हैं। याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि हरी खाद से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं मृदा को? तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, उर्वरक आ जाइए। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक है। उर्वरक से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यानी NPP यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलता है। ठीक है, देखो फसल पैटर्न क्या होता है। अब देखो फसल पैटर्न क्या होता है आपको पता ही है कि अधिक उत्पादन व रोगों से सुरक्षा के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व रोगाणुनाशियों का अत्यधिक प्रयोग करने से भूमि बंजर होने लगती है। इसलिए ऐसी कृषि की आवश्यकता अनुभव की जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना निरंतर की जा सके, इसे दीर्घकालीन कृषि कहते हैं। अब दीर्घकालीन कृषि के लिए देखो कितने हैं, जैसे कि मिश्रित कृषि होती है, मिश्रित फसल और फसल चक्र जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से दीर्घकालीन कृषि की विधि नहीं है। तो निम्न दीर्घकालीन कृषि की जो विधियाँ कौन सी? मिश्रित कृषि, मिश्रित फसल और फसल चक्र। अब देखो मिश्रित कृषि क्या होती है कि मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग, यानी फार्मिंग क्या होती है कि छोटे छोटे खेतों में फसल उगाने पर किसान की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में वह क्या करता है? खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, वृक्ष उत्पादन व फसल उत्पादन आदि विधियों को भी अपनाता है। मतलब क्या करता है आपको पता है कि खेती के साथ में क्या करेगा? जैसे पशुपालन भी कर लेगा, मछली पालन, वृक्ष उत्पादन या फसल उत्पादन कर लेगा। तो किसान की आय में वृद्धि होती है, भूमि की क्षमता का अधिकतम उपयोग होता है और एक ही भूमि पर कृषि के साथ में कृषि आधारित अन्य कृषि विधियों के उपयोग को ही मिश्रित कृषि कहते हैं। मतलब सीधी सी बात यह, अगर फसल के साथ में पशुपालन, मछली पालन या वृक्ष उत्पादन या फसल उत्पादन करता है तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि। और मिश्रित फसल में क्या होता है? मिश्रित फसल में जब कृषक द्वारा एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल को उगाया जाता है तो फसल के इन पौधों की आवश्यकताएं एक समान होने से मृदा से कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में काम आते हैं तथा कुछ पोषक तत्वों का उपयोग ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आजकल क्षेत्रों में एक क्षेत्र में 2 या अधिक प्रकार की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। ऐसी फसलों को क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित फसल। जैसे कि गेहूं के साथ में चना उगा दिया, या गेहूं के साथ में सरसों तथा मूंगफलियां उगा दी, या सूरजमुखी उगा दी, मूंगफली के साथ में सूरजमुखी उगा दी। तो मौसम के प्रकोप अथवा अन्य कारणों से यदि एक फसल नष्ट होती है तो दूसरी फसल से उत्पादन प्राप्त होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो कर किसान को प्राप्त होगा अगर वो क्या करेगा दोस्तों? मिश्रित फसल करेगा तो। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि मिश्रित फसल के लिए फसलों का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। आपको पता ही है कि फसल लंबी अवधि की व दूसरी छोटी अवधि की होनी चाहिए। एक फसल लंबी व दूसरी बौनी होनी चाहिए। एक फसल गहरी जड़ों वाली व दूसरी सतही जड़ों वाली होनी चाहिए। अब फसल चक्र क्या होता है? क्रॉप रोटेशन।
एक भूभाग पर निरंतर एक ही फसल बोने से मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तथा उस फसल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पोषक तत्वों की मृदा में कमी होने से फसल के उत्पादन में कमी होगी। सीधी सी बात है, अगर हम बार बार एक ही फसल को बोएंगे तो वो सिर्फ उन्हीं पोषक तत्वों के लिए दूसरे पोषक तत्वों का उपयोग ही नहीं कर पाएगी। तो क्या हो जाएगा, फसल में मतलब मृदा में क्या है, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, तो कमी होगी और फसल भी कम होगी फिर इससे। इसलिए एक ही भूमि के अधिक उत्पादन बनाए रखने हेतु, मतलब एक ही भूमि से अधिक उत्पादन बनाए रखने हेतु फसल चक्र को अपनाया जाता है। भूमि के किसी भाग पर योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर अगर हम फसल प्राप्त करते हैं तो इसको फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, आ जाओ फसल की सुरक्षा। अब आपको पता है कि खेतों में फसल जो है खरपतवार, कीटनाशक, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखो, खरपतवार फसली पौधों के साथ उगे अनावश्यक पौधे होते हैं। खरपतवार जो फसली पौधे होते हैं, खरपतवार जो होती है वो क्या होती है, फसली पौधों के साथ में जो अनावश्यक पौधे उगते हैं वो होते हैं। अब देखो उदाहरण, जैसे बिलायती गोखरू को क्या कहते हैं, जैथियम। याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब वो इसके नाम के आगे आपको नाम रख देगा, जैसे कि बिलायती गोखरू के आगे जैथियम रख देगा, गाजर घास के आगे पार्थेनियम रख देगा और मोथा के आगे साइप्रस रोटेंस रख देगा। तो ये खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, इससे फसलों की वृद्धि कम होती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए फसली पौधों से प्रारंभिक है। ठीक है, और देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कोई खास। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपको ये बता ही चुका हूँ, आप लोगों को अभी क्या बता चुका हूँ कि सिंचाई के स्रोत आपको पता ही है क्या क्या होते हैं। नदियाँ, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहरें इत्यादि फसल, कुएं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को खेतों के साथ पहुंचने से तरीकों में भिन्न भिन्न होती हैं। अब देखो विधियों, मवेशी मजदूर। अब देखो सीधी सी बात है, पारंपरिक तरीके मैंने आपको भी बताए थे, मोट या गिरनी, दूसरा चैन या पंप, तीसरा ढेकली और चौथा रहट या उत्तोलक। ठीक है, अब सिंचाई की आधुनिक विधियां मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी कि छिड़काव तंत्र, यानी इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए, याद कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि असमतल भूमि के लिए कौन सी सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है, तो छिड़काव तंत्र विधि का। ठीक है, तो ये कुछ एक यही क्वेश्चन बनने लायक है इसमें से, और कोई खास क्वेश्चन नहीं बनने लायक है इसमें से। एक अगला क्वेश्चन जो है, जैसे कि ड्रिप तंत्र क्या है, तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका होता है। ठीक है, तो वो किसके लिए उपयोगी था दोस्तों, ये तो किसके लिए, असमतल भूमि के लिए था, और जो बूंद बूंद वो क्या है, समतल भूमि के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं ना, उसमें सीधे पानी को पहुंचाया जाता है बूंदों के माध्यम, बूंद बूंद से चलता रहता है इसमें सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपको पता है फसलों के खनिज पोषक तत्व ये होते हैं, यूरिया, अमोनियम डाइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसा कोई खास नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, खरपतवार क्या होती है आपको पता है, किसान मृदा में फसली पौधों को बीज होता है, मगर मृदा में उपस्थित कई अन्य पौधे भी फसल के बीज के साथ अंकुरित होकर पौधों के साथ उगाते हैं। आपको पता है खरपतवार में बता ही चुका हूँ, पादपों में रोग होते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणुओं के द्वारा, कवक आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। अब देखो पशुपालन क्या होता है, पशुपालन कृषि का पूरक व्यवसाय है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि जो पशुपालन है वो कृषि का कौन सा व्यवसाय, पूरक व्यवसाय है। ठीक है, प्राचीन काल से मनुष्य पशुओं का पालन करके उसका उपयोग करता रहा है। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे देखो, इसमें जो है ऐसा कोई खास नहीं है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ देखो, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं ही बस सिर्फ वही आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने बेफालतू की चीज़ें तो बहुत सारी पढ़ ली है। जैसे कि अब देखो पशुओं में जो रोग होता है, जैसे खुरपका, मुंहपका होता है, तो उसका टीका क्या होता है, पॉलीवैक्सीन, हर साल लगता है। गलघोंटू के लिए HS ऑयल या एडज्यूवेंट वैक्सीन। गिल्ट रोग के लिए एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गिल्ट रोग के लिए कौन सा है, एंथ्रेक्स, गिल्ट एंथ्रेक्स। तपेदिक के लिए BCG लगाते हैं, आपको पता ही है, और चेचक के लिए RP टिश्यू वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्या होता है, जैसे मुर्गी पालन करते हैं अपन दोस्तों। अब मुर्गी पालन का जो प्रमुख उद्देश्य आपको पता ही है, अंडे और मांस प्राप्त करना होता है। ठीक है, अब मुर्गे की नस्लें, अब आप इनको थोड़ा सा देख लेना, मुर्गे की नस्लें कौन सी, जैसे लाल जंगली मुर्गी, असील, चटगांव, हागस, बुस्त्रा आदि। इनका जो पालन मुख्यतः मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। विदेशी नस्लें जैसे रोडे आइलैंड रेड, प्लाई माउथ रॉक, लेग्स हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, ये होती हैं। व्हाइट लेग हॉर्न, अब देखो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से सर्वाधिक अंडे कौन सी देती है, तो व्हाइट लेग हॉर्न। अब देखो अंडा सफ़ेद होता है तो व्हाइट, यानी व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी सबसे अधिक अंडे देती है। ठीक है,
इनके लिए आवश्यक, आपको पता ही है इनके लिए क्या क्या आवश्यकता, आप देख लेना इन चीज़ों को, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें, जो आपकी जो काम की चीज़ें वही बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ये एक याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कभी कभी कि निम्न में से मुर्गियों के रोग नहीं हैं। अब देखो मुर्गियों के रोग कौन से होते हैं, संक्रामक खांसी, मैरेक्स, रानीखेत, प्लेग, शीतला आदि। ये क्या है दोस्तों, देखो ये क्या है दोस्तों, खांसी है, ये प्लेग, रानीखेत, शीतला, वायरस आदि रोगों के बचाव के लिए उचित टीकाकरण करवाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ। अब देखो आपको पता है शहद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको पता है, ये यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, भले ही चाहे आपसे हो तो इनको लिख लेना, ये कि शहद में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, खनिज लवण आदि होते हैं, ठीक है, आदि होते हैं कि नहीं होते। अब क्या है, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम का उपयोग मधुमोम कहते हैं, और इसका उपयोग आपको पता ही क्रीम, फर्श पॉलिश, बूट पॉलिश और मूर्ति कला में किया ही जाता है, आपको पता ही ये सब चीज़ें, इसमें कोई ऐसा कोई खास नहीं है। आप बस एक थोड़ा सा ये जो अगर देखना चाहे तो ये देखना कि मधुमक्खी के छत्ते में रानी, नर व श्रमिक 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। रानी मक्खी को लंबे उदर के कारण, नर को बड़ी आंखों के कारण पहचाना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, देख लेना, कोई बनेगा तो बन भी सकता है, कोई पता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है, निश्चित चेतनों से, श्रमिक और रानी का बनना पोषक के अंतर पर निर्भर है। निश्चित चेतनों से क्या बनते हैं, श्रमिक या रानी, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग थोड़ा। जिन लार्वा को रॉयल जेली नामक पदार्थ खिलाया जाता है वे रानी मक्खी बनते हैं। ये अच्छी लाइन है यहाँ से कि जिन पदार्थों को क्या खिलाया जाता है दोस्तों, जिन पदार्थों को रॉयल जेली पदार्थ खिलाया जाता है वो रानी मधुमक्खी परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वप्रथम बनने वाली रानी मक्खी शेष परिवर्तित रानी मक्खियों को मार डालती है, और एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। अनिश्चित अंडों से नर बनते हैं, ठीक है, अनिश्चित अंडों से क्या बनते हैं दोस्तों, नर बनते हैं। अब देखो मधुमक्खी पालन, अंडरलाइन कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की मुख्य जाति है एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका। अंडरलाइन कर लो, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में कौन सी होती हैं, एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका। इनमें से मधुमक्खी पालन हेतु एपिस मेलिफेरा। अब एपिस मेलिफेरा, आपको पता है शहद कैसा होता है, थोड़ा सा गंदा होता है, यानी मैला, यानी मेलिफेरा को याद रखना कि जो मधुमक्खी पालन हेतु एपिस मेलिफेरा का उपयोग करते हैं। इस मधुमक्खी के छत्ते बड़े व मधुमक्खी अधिक होती है तथा अधिक शहद प्राप्त करती है। एपिस डॉर्सेटा डंक वाली मधुमक्खी होती है। अब ध्यान रखना, एपिस डॉर्सेटा डंक वाली कौन सी मधुमक्खी होती है, एपिस डॉर्सेटा। इसको बना लेना आप लोग, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, चाहो तो आप इसको लिख लेना, ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख लेना। अगला देखिए, हाँ देखो, श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करती हैं दोस्तों, श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं, उसे शहद में बदल देती हैं। बस सिंपल सी बात है, ये अच्छी चीज़ लाइन है, यहाँ से इनको आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना दोस्तों। मत्स्य पालन, अब देखो मछली पालन में आ जाइए। मछली पालन के लिए जो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही पढ़ाऊँगा, जैसे कि इसमें मछली पालन में आपको पता ही है, देखो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस होते हैं, आपको पता हो तो, कि मछलियों का उत्पादन खारे जल की तुलना में अलवणीय जल में अधिक होता है। आपको पता है अलवणीय जल में मछली पालन हेतु रोहू, मृगला, कतला आदि मछलियों का, अब इसको देखो ये रोहू, मृगला, कतला ये किस्म होती हैं उसकी पालन। इसके साथ ही कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प आदि विदेशी मछलियों। अब देखो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से मछलियों के विदेशी नस्ल नहीं है, या फिर विदेशी नस्ल हैं तो कौन सी हैं, कॉमन कॉर्प और सिल्वर। अब आपको पता है इंग्लिश वर्ड है कॉमन और सिल्वर, तो आप इसको ऐसे करके याद रखना। रोहू, मृगला, कतला आपको पता है गाँव के नाम है, तो ये देसी मछलियाँ, और जो विदेशी नस्लें कॉमन कॉर्प और सिल्वर कॉर्प, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि नदियों में प्रजनन स्थलों से मतलब मछली के जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है, जैसे बीजों के अंडे उत्पन्न होते हैं, अंडों से निकली छोटी मछलियों को क्या कहते हैं, जीरा कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, यहाँ से क्या देखा है कि अंडे से निकलने वाली जो छोटी मछलियों क्या कहते हैं, जीरा। जीरा कुछ समय बाद अंगुलिकाओं बदलता है। इसका एक जो क्रम है ना, उसको याद रखना कि जीरे से क्या बनती है, अंगुलिकाएँ बनती हैं। अंगुलिकाओं को मछली पालन हेतु जलाशय में पहुँचाया जाता है, और अंगुलिकाओं के संक्रामक जीवाणु को नष्ट करने के लिए जीवाणुनाशक पदार्थ जैसे कॉपर सल्फेट, फॉर्मेलिन, इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको लिख भी लेना अगर आप चाहो तो। ये अच्छी लाइन है कि इनमें मतलब जो है किससे उपचारित किया जाता है इनको, कॉपर सल्फेट या फॉर्मेलिन या पोटेशियम परमैंगनेट या नमक से उपचारित किया जाता है, ठीक। अब देखो, अब आपको पता है कि आपने देखा होगा कभी मछली खरीदने गए होंगे तो उनको किस में रखते हैं, इसमें बर्फ़ में दबा कर रखते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, देख लेना थोड़ा। लेकिन जो क्वेश्चन से मैं आपको बता चुका हूँ इसमें से बन सकता है वगैरह वगैरह। अब इसमें से देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे पृथ्वी का 70% भाग जल निमग्न होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाइए। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बताऊंगा मैं आप लोगों को।
आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, देखो ये आ गया ना यहाँ पर NPK होता है। पृथ्वी को कोई, हाँ, वायु की गति का मापन एनीमोमीटर, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि वायु की गति का मापन किससे करते हैं, एनीमोमीटर से करते हैं दोस्तों, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि प्रमुख होते हैं। नाइट्रिक अम्ल गंधक का अम्ल के वर्षा के जल में आने से अम्लीय वर्षा। अब देखो ये एक अच्छी लाइन है कि नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और गंधक का अम्ल के वर्षा के जल में घुलने से पृथ्वी को अम्लीय वर्षा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोजन कर दर के ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें ये दोस्तों। हाँ देखो ये लाइन होती है आपके ध्वनि वाले टॉपिक में भी होगी, जैसे कि ध्वनि की मापन इकाई को क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। दृश्य प्रकाश, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं कि दृश्य प्रकाश का तरंग दर 300 nm से 700 nm तक होता है, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक ये ध्यान रखना दोस्तों कि भेड़ के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, अंडरलाइन कर लेना। कृषि में ये अच्छे क्वेश्चन हैं कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में एक अगला है कि जैसे व्हाइट लेग हॉर्न अंडे देने में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा मुर्गियों में जो अंडे कौन सी देती है, व्हाइट लेग हॉर्न। मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक प्राणी। क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट यहाँ से ये भी बन सकता है कि मधुमक्खी कैसा प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है, बस, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है जो आपके कि किसी खेत में नियोजित कार्यक्रम के अनुसार फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है दोस्तों। नियोजित, मैंने बताया था ना, नियोजित तो फसल चक्र हो गया, उसमें आपको पता ही है। अगर मैं ये बदल देता मिश्रित फसल क्या होती है और मिश्रित कृषि क्या होती है। फसल क्या होती है, मिश्रित फसल क्या होती है दोस्तों, दो फसलों ने एक साथ बोंगी। लेकिन मिश्रित कृषि में आपको पता है वही पशुपालन और वो वगैरह वगैरह करते हैं, तो मिश्रित कृषि हो जाती है वो सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसमें 0.03% होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ जाइए दोस्तों। अम्लीय वर्षा निम्न में से किसका परिणाम है, वायु प्रदूषण का परिणाम है, आपको पता ही है। निम्न मृदा से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व क्या है, नाइट्रोजन। मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त होता है क्या दोस्तों, मृदा से होता है, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन ये जल वल से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन और जल से, और CO2 से कार्बन, और ये यहाँ से नाइट्रोजन, ठीक है। निम्न में से खरीफ की फसल क्या है दोस्तों, खरीफ की फसल क्या है दोस्तों, सोयाबीन, सिंपल। क्या है दोस्तों, सोयाबीन। क्योंकि आपको पता है चना आप लोग ठंड में खाते हो, तो चना रबी की फसल है, गेहूं भी रबी की फसल है, मटर भी आपको पता है ठंड में बनती है मोस्टली, लेकिन सोयाबीन क्या है, एक खरीफ की फसल है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। और ये दोस्तों मैंने क्या आप लोगों के लिए जो RBSC की बुक है ना, वहाँ से लेके आया हूँ, तो आप मुझे पढ़ें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा है मेरा ये सब्जेक्ट। नमस्कार।